नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और रमन सिंह पर साधा निशाना। कहा, रमन सिंह पहले 2168 करोड़ का दे हिसाब, ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही क्यों। रायगढ़ में गोस्वामी तुलसीदास की मनाई गई जयंती। रामलीला मंचन की रखी गई पृष्ठभूमि। मौके पर रामचरितमानस के पढ़े गए दोहे। रायपुर में सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने की पीसी वन अधिनियम को लेकर की चर्चा। अधिनियम में हुए संशोधन पर जताया विरोध। रामगढ़ में मांगों को लेकर कर्मचारियों की पदयात्रा। विधायक प्रकाश नायक को सौंपा ज्ञापन। मौके पर कर्मचारियों की विधायक से हुई नोकझोंक। और धमतरी में शहर के अंदर आया भालू। भालू को देखकर लोगों में दहशत। 8 घंटे के बाद भालू को पिंजरे में किया गया कैद। और अब रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, ईडी पहले 2168 करोड़ का हिसाब दे, 200 करोड़ का चालान पेश हुआ है। वहीं कहा कि रमन सिंह पहले ये बताएं कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में 2007 में उसमें किसी की रिकवरी नहीं ली। हमारी सरकार में 1 करोड़ की रिकवरी की गई है। इसके साथ ही सीएम ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिनके पास कुछ नहीं है। फालतू के लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर जनता जवाब देगी। भाई, राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं, जो देश के बाहर हैं, उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सके। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल, खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगोष्ठी 2023 में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे हैं। बता दें कि विशेष संगोष्ठी मॉस्को के ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विभाग और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा संयोजित की गई है, जिसके पहले दिन महापौर ने इस आयोजन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मॉस्को के डिप्टी मेयर मक्सिम लिक्सुत्वो, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेर्गे चेयरमैन से भी मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि महापौर भारत देश के एकमात्र मेयर हैं जो इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अवसर पर महापौर ने भी अपने विचार ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक के सुधारों के अपने कामों को इस पटल पर रखा। वही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जिले में व्यापक स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में घुटकू में नव वधु सम्मान और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एक साथ किया गया। इस दौरान नई वधुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर रंगोली और मेहंदी के माध्यम से 100% मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरी सेक्टर चिंगराजपारा में नव वधुओं के समूहों ने मिलकर 100% मतदान अभियान और मतदान से संबंधित सुंदर रंगोली बनाई। साथ ही कार्यक्रम में नव वधुओं का सम्मान कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां सार्वजनिक रामलीला समिति द्वारा संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई गई है। जहां रामलीला मंचन की पृष्ठभूमि रखी जाती है, जिसका रिहर्सल गणेश चतुर्थी से आरंभ होता है। बता दें कि इस दौरान तुलसीदास जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और रामचरितमानस के दोहे का वाचन किया गया।
सार्वजनिक रामलीला समिति रायगढ़ के तत्वाधान में आज अनवरत 56 वर्षों से हम पूरे हृदय से श्रद्धा भाव के साथ श्री राम जी की इस कथा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से हमारे समिति के द्वारा शारदीय नवरात्र के 10 दिनों तक भव्य रामलीला का मंचन होता है, मां दुर्गा का पूजन होता है 3 दिवसीय, और छत्तीसगढ़ में विख्यात भव्य रामलीला मैदान रायगढ़ का दशहरा महोत्सव होता है। और इन सब की शुरुआत श्रावण शुक्ल सप्तमी से महाकवि तुलसीदास जी की जयंती को मनाते हुए हम इसका पदार्पण करते हैं। और इसी क्रम में आगामी गणेश चतुर्थी से भूमि पूजन के साथ साथ तैयारियों को जोर शोर से प्रारंभ करते हैं। इन सब में हमारे जितने वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, समिति के पदाधिकारी हैं, उन सबका बराबर सहयोग मिलता है। ये परंपरा रही है सार्वजनिक रामलीला समिति की कि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के दिन से हम रामलीला का आगाज करते हैं, शुरुआत भी शंखनाद करते हैं। इस समय रामलीला भव्य करना है, तो आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है और जयंती के बाद हम सब कलाकार संकल्प लेते हैं और सदस्य लोग संकल्प लेते हैं कि रामलीला को इस समय भव्य रूप से करना है और अच्छे से अच्छे प्रसंग लोगों को दिखाना है। तो आज ये शुरुआती दौर है और आप देख रहे हैं कि सभी कलाकार और पदाधिकारी उपस्थित हैं। अभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आरती हुई है और प्रसाद वितरण हुआ है और उनके जीवनी पे प्रकाश भी डाला गया है और लोगों को हम रामलीला के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि प्रभु मानव रूप धरकर लोगों को एक संदेश दिया है। नारायणपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोटे डोंगर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्भीक और निष्पक्ष होकर 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अपने परिजनों को मतदान देने के लिए जागरूक करने को कहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला से स्वीप लिखकर सभी को मतदान जागरूकता का संदेश दिया। किसान सेवा सप्ताह अभियान के तहत डोंगरगांव जिला सहकारी बैंक में जिलाध्यक्ष नवाज के मार्गदर्शन में किसान दूसरी किश्त आहरण के लिए बैंक पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता महेंद्र वैष्णव और रोहित सोनकर ने तिलक लगाकर किसानों का सम्मान किया और किसानों का हालचाल पूछा। साथ ही किसानों की छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। विदित हो कि बैंक पहुंचकर किसानों का सम्मान और चाय पानी की व्यवस्था। राजनांदगांव जिले में नवाज भाई के इस सेवा सप्ताह अभियान को अब पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे बैंक पहुंचे किसानों में इस सेवा सप्ताह अभियान के प्रति सकारात्मक रुख देखने को मिला। कबीरधाम जिले में नए हाईटेक बस स्टैंड में गंदगी के चलते यात्रियों को काफी मुसीबत सहनी पड़ती है। वहीं जिले से कुछ दूरी पर बने नए बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। साथ ही बस स्टैंड पर अगर यात्रियों की सुविधाओं की बात करें तो यात्रियों को सिर्फ परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसको देखकर नगर पालिका की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार की सुबह धमतरी शहर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड वार्ड के अंदर भालू आने से वार्ड वासियों में काफी दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह भालू 2-3 दिन से शहर के आसपास ही घूम रहा था, जहां वह अचानक शहर के अंदर प्रवेश कर गया। वहीं वन विभाग को इस बात की सूचना मिलते ही डीएफओ शमा फारूकी सहित फॉरेस्ट विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू पर लगभग 8 घंटे तक नजरें बनाए रखी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद भालू को पिंजरे में कैद किया गया। जाम खाया, जाम का पेड़ है हमारे यहाँ। उसके बाद जिस तरह से इंसान भगता है जानवर को देख के, उसी तरह से जानवर ही भगता है। अब वो देखा भीड़ भाड़ बढ़ गया है तो हमारे बाजू में सिंधी का बाउंड्री वाल है, उसमें जाके बैठ गया है। सुबह कितने बजे दिखा आपको? ये 6:15-20 के आसपास मैं नमाज पढ़ के निकला
और देखा आवाज आने लगा लोगों का, देखा तो भीड़ था और भालू था, तो फिर अंदर बैठ गया भालू। और फिर मौके वारदात पे डिपार्टमेंट आ गए, वीडियो साहब, रेंजर साहब। कितने देर में आया वन विभाग वाले? कितने बजे ये कोई फास्ट आए लोग, जैसे फोन गया आधा घंटे के अंदर पहुंच गया स्पॉट पे, मौका वारदात पे। उन्होंने इंस्पेक्शन किया और बोले नहीं है कि नहीं है कंफर्म नहीं हो रहा था। मैं बोला बांस लाओ, बांस से उसको घास को। नमाज के बाद जो सुबह नमाज होता है उसके बाद मैं अक्सर बालकनी में रहता हूँ, खड़े रहता हूँ। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के आसपास बालकनी में ही बैठे रहता हूँ। तो उस टाइम मैंने देखा कि भालू आ रहा है घर के। आपके घर के सामने से ही आए? हाँ, सामने से ही गया। यहाँ पर से पहले उधर गया, फिर उधर से पीछे से उसके 5-6 लोग आ रहे थे। 5-6 लोग आ रहे थे तो उन लोग के चक्कर में फिर वो डर के इधर उधर भाग रहा था। फिर वो 2-3 जगह जाने के बाद फिर उधर भागा घर में। फिर आप लोगों ने फिर सूचित किया होगा फॉरेस्ट को? नहीं, उनके साथ एक जन थे फॉरेस्ट के। अच्छा, उन्होंने सूचित किया, वो साथ नहीं आ रहे थे। अच्छा, उनको पता चल गया था पहले? हाँ, उनको पता चला। तो अभी क्या यानी भालू पकड़ा गया है कि अभी टीम आके अभी लगी हुई है? टीम अभी लगी हुई है पकड़ने में उनको। मतलब समा फारूकी के निर्देशानुसार और एसडीओ साहब और यहाँ की रेंज अफसर मैडम है, उनके निर्देशन और नेतृत्व में हम लोगों ने सारे हमारे वन मामला और हमारे सहयोगी रहे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जिसके साथ हमने यहाँ पर शहर के अंदर भालू वहाँ पर फंसा हुआ था, उसका रेस्क्यू किए। और रायपुर से हमारी टीम आई थी, उनके द्वारा भी बेहतरीन कार्य किया गया। उनके माध्यम से ही भालू को जो है बेहोश किया गया। तत्पश्चात जो है हमारी टीम जो है जाकर उनको रेस्क्यू करने में सफल रहे। एक बहुत चिंता का विषय है। इस तरह से आप समझ लीजिए, इंसान तो यहाँ सुरक्षित नहीं है, भालू भी जंगलों में सुरक्षित नहीं है। लबरा के भालू का आगमन कल से धमतरी में हो चुका है। प्रशासन मौन है, प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं है, प्रशासन के पास कोई संसाधन नहीं है। वन विभाग की यहाँ टीम आई है, इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है कि भालू को पकड़ सके या उसको बेहोश किया जा सके। ऐसे स्थिति में कौन सुरक्षित है? शहर के मध्य भाग में घुसना बहुत बड़ी चिंता की बात है। कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल की सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है। और अब खबर रायपुर से है, जहां सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास मंच ने वन अधिनियम 80 और 2006 में किए गए संशोधन पर अपना कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। आदिवासी वर्ग 2022 को लाए गए नए अधिनियम पर विश्वास नहीं जता रहे हैं और इसका व्यापक विरोध भी 4 अगस्त के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा। बता दें कि सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन करके समस्त व्यक्तिगत जमीन पर खड़े पेड़ या वृक्षारोपण को वन अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। केंद्रीय वन अधिनियम 2022 के परिपालन में 2023 4 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें केंद्रीय वन अधिनियम 2006 का खुला उल्लंघन है, जिसमें वन क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय, वहां की रहने वाली संस्था, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उनके अधिकार का हनन किया गया है। कोई भी बड़े उद्योग, कोई भी बड़े प्लांट्स, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाने से पहले, सर्वे करने से पहले वहां के ग्राम सभा की अनुमति और सहमति आवश्यक है। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां पिछले 1 महीने से शाहिद नंद कुमार पटेल किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक और अन्य स्टाफ अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। जहां गांधी प्रतिमा से विभिन्न चौक चौराहे तक होते हुए पदयात्रा निकाली गई और विधायक प्रकाश नाइक के निवास जाकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान कॉलेज कर्मचारियों के साथ विधायक की नोकझोंक भी हुई। जी, हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे 16 माह का बकाया वेतन, हमारे बच्चों की लैब, इस संस्था का स्थायी समाधान और हमारे 7वां वेतनमान
बच्चों की फीस शासकीय के अनुरूप हो, उनकी सुविधाएं शासकीय के अनुरूप हो, ऐसी 5 मांगों को लेकर हम गत 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज आप लोग विधायक जी के पास आए क्या? जी, विधायक जी के पास हड़ताल के पहले भी आए थे और हड़ताल के पहले दिन उन्होंने हमारे हड़ताल स्थल पर आकर हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। आज 1 माह पूरे हो गए हैं और अभी तक कुछ भी कोई भी सुध नहीं, कोई न तो कोई सुध ली गई है न तो कोई कार्रवाई की गई। विधायक क्या बोले? अभी तक हमने पूर्व सूचना दे दी थी कि हमारी पद यात्रा निकलेगी गांधी प्रतिमा के पास से विधायक महोदय के शांतिपूर्ण पद यात्रा के बाद अभी जब हम विधायक कार्यालय पहुंचे हैं, निश्चित टाइम जो किया गया था अभी वो नहीं है, वो आ रहे हैं ऐसी सूचना मिली तो हम उनका इंतजार। आगे क्या करेंगे आपको? देखिए, आज तो हमारे संचालक मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री, हमारे संचालक मंडल के सदस्य होते हैं विधायक, कलेक्टर रायगढ़। हमारी 5 मांगे हैं। सबसे पहले तो हम स्थायी समाधान चाहते हैं। हमको 16 महीने से वेतन नहीं मिला है। सभी लोग ध्यान दें, और वेतन नहीं मिलता है यदि इंसान को तो वो कैसे जीवन यापन करेगा। एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 4 लोग हैं उसके घर में जो उस पर आश्रित हैं। तो क्यों संवेदनाहीन हो गया है शासन प्रशासन, ये समझ से परे है। आगे आप लोगों की किस तरह रणनीति रहेगी? हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और यही निरंतरता हमारी सभी में रहेगी। हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति और सबके लिए शक्ति मांगते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए हमें ईश्वर शक्ति प्रदान करे और हम इसी तरह इसी राह पर शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को जारी रखें। अब विधायक के पास आया तो विधायक भी मिले थी? अभी तक तो नहीं मिले हैं, वो कहीं दौरे पर हैं। हम इंतजार करेंगे और उनसे मिलकर अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे, उसके बाद ही हम वापस जाएंगे। आईटी के लोग हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो लगातार केआईटी में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन केआईटी अर्थशास्त्री संस्था है और बच्चों की संख्या कम हो गई है, उनका वेतन उनको मिल नहीं पा रहा है। 16 महीने का वेतन उनको अपर्याप्त है और वो लगातार बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और हर वर्ष हम लोग डीएमएफ से उनको तनख्वाह दिलाते थे। इस वर्ष डीएमएफ से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि केआईटी के हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनका हमारी जो भृत्य हैं उनका वेतन मिलना चाहिए। और अब खबर उज्जैन से है, जहां लीज रेंट में बदलाव किए जाने से नाराज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं व्यापारियों ने धरना देकर मंडी अधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां मंडी प्रशासन द्वारा लीज रेंट में बदलाव कर नई नीति लागू कर दी गई है, जिसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मंडी में लीज रेंट जो प्रशासन ने कैंसिल कर दिया और लीज व्यापारियों की चेंज की है, इसलिए इस संबंध में व्यापारियों ने हड़ताल की है और जब तक मंडी में इस चीज का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम हड़ताल रखेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी भी यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा और कोई चेंज नहीं की जाएगी। उसके बाद भी इन्होंने चेंज किया है लीज डीड में और व्यापारी काफी हाथ हैं, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं जो यहाँ पर बेसहारा हो गई है। इस संबंध में हम हड़ताल कर नीलामी बंद है। नीलामी आज से बंद है। जब तक इस चीज का निराकरण नहीं होगा तब तक हम नीलाम कार्य बंद रखेंगे। पखांजूर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार स्वीप सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 3000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिहान योजना से जुड़ी हुई महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों ने स्वीप सहेली कार्यक्रम अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान कार्यक्रम में शासकीय वीर ज्ञान सिंह महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें निष्पक्ष और प्रलोभन रहित मतदान करने का संदेश दिया गया। उनकी संक्षिप्त पुरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित तिथि है 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, जिसके संबंध में लोगों के नाम जोड़ने, काटने, संशोधन करने संबंधी प्रक्रिया है, उसी के तहत आज यहां पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह, महिला बाल विकास एवं कॉलेज के हमारे माता और बहनों के द्वारा
इसमें जागरूकता के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए गए, शपथ भी लिया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने नाम जुड़वाने और मतदान में किस तरह से सहभागिता निभाएंगे इसके बारे में प्रदर्शन किया गया। और उन्हीं आशा के साथ उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि जिनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वो जुड़वाएं और मताधिकार में अपना मत का उपयोग करें। नारायणपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्भीक और निष्पक्ष होकर 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने परिजनों के मतदान करने के लिए जागरूक करने को कहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला में स्वीप लिखकर सभी को मतदान के लिए जागरूकता का संदेश दिया। तो वहीं सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। घोषणा के बाद से ही इन नामों का विरोध शुरू हो गया। प्रतापपुर विधानसभा से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सूरजपुर जिले की नहीं, भले उन्होंने अपना घर यहां बना रखा है, इनको हम जानते तक नहीं है, उनके लिए हम कैसे प्रचार करेंगे। एक महिला को उम्मीदवार बनाकर कार्यकर्ताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहां से और भी उम्मीदवार है, पार्टी को उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए। कार्यकर्ताओं में लगातार प्रत्याशी बदलने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए, एक तो सूरजपुर जिला के भी नहीं है, वो सूरजपुर जिला से बाहर का है। प्रतापपुर विधानसभा के ही अंतर्गत उसका भी घर आता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतापपुर ब्लॉक में बहुत सारे कैंडिडेट लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए। और उनका न तो घर का पता है, न द्वार का पता है यहाँ के लोगों को, है ना। तो इसलिए यहाँ का प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए, प्रतापपुर ब्लॉक का। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और पूरे विश्व के जितने राजनीतिक दल हैं, सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव होने हैं, उसके निमित्त सूरजपुर जिले के लिए तीनों विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रत्याशियों को पूरा समय उनको काम करने के लिए मौका मिलेगा। और किसी भी राजनीतिक दल में कई लंबी फहरिस्त होती है, काफी लोग सूची में दर्ज रहते हैं, पर टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, सैंपल एक आदमी को मिलेगा। जहां 15 लोग 20 लोग हैं, उसमें एक टिकट मिलता है। हर नेता के कुछ न कुछ समर्थक भी होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं, उनकी अपनी भावना रहती है। उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रख करके और सर्वे के आधार पर और कई प्रक्रिया के आधार पर टिकट तय होती है। उसी हिसाब से तय हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशी चयन किया गया, उनको टिकट दी गई है। और आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता, हमारे भाजपा एक परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन परिवार की बातों को हम सब मिल बैठ के सब ठीक कर लेंगे और सब कार्यकर्ता मिलकर के तीनों के तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिलासपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में संचालित 18 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ साथ सभी 31 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानव श्रृंखला और मानव आकृति का निर्माण कराया गया। इस दौरान विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बालक बालिकाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। अति नक्सल क्षेत्र सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस कार्य में बस्तर डीआरजी फाइटर्स और 202 वाहिनी का विशेष योगदान रहा है। सुकमा के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र, इसमें जबेली, सिंगाराम, डब्बापाड़, पुसगुड़ा, मेहता, दंतेशपुरम, कंगातलोम, कोरासगुड़ा और पत्ता भेजी। इस क्षेत्र में ये आसूचना थी कि कोंटा एरिया कमेटी और किस्ताराम एरिया कमेटी के लगभग 20 से 25 सशस्त्र एवं वर्दीधारी नक्सलियों की उपस्थिति है। तो इस सूचना पर एक्ट करते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारी जिनमें रिस्पेक्टेड आईजी सर बस्तर रेंज, डीआईजी दंतेवाड़ा, डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी सुकमा के मार्गदर्शन में सुकमा की डीआरजी टीम और कोबरा की 202 वाहिनी के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया था, नक्सल विरोधी अभियान।
जो बताया गया क्षेत्र में जाकर इन लोगों ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान डीआरजी की पार्टी और कोबरा की पार्टी सर्चिंग करते हुए बुलेटिन में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।